हेलो फ्रेंड्स, तो मैं आपका स्वागत करता हूं हमारे इस लेक्चर में जिसमें हम पढ़ रहे हैं यूपीपीएससी का फुल सिलेबस। और ये अपना आई थिंक टॉपिक नंबर जो है आपके सिलेबस का 15 टॉपिक है। मैंने आपको बताया हम पूरे लेक्चर पढ़ रहे हैं तो लेक्चर थोड़ा सा लंबा हो सकता है, तो प्लीज़ आप बने रहें। साथ ही अगर आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है जहाँ मेरे वीडियो आपको वहाँ पर मिल जाएंगे प्लानिंग से रिलेटेड, तो आप टेलीग्राम चैनल जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है वहाँ पर जाकर आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। आज का हमारा टॉपिक है प्लानिंग लेजिस्लेशन इन टाउन प्लानिंग। इसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं कॉन्सेप्ट ऑफ लॉ, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, लैंड एक्विजिशन एक्ट, केस स्टडीज रिलेटेड टू लैंड एक्विजिशन एक्ट, अर्बन डेवलपमेंट लॉ, ऑर्गेनाइजेशन रोल प्लान इम्प्लीमेंटेशन, रेंट कंट्रोल एंड एनवायरमेंटल लॉ। आइए तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों बिना किसी देरी के। साथ ही अगर आपने सब्सक्राइब चैनल नहीं कर रखा है तो प्लीज़ 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 इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे मुझे मोटिवेशन मिले और मैं आप लोगों के लिए काम करता रहूँ। प्लानिंग लेजिस्लेशन टाउन प्लानिंग। Planning legislation in town planning refers to the laws, regulations, statutory framework and govern the use of development in land within the jurisdiction। मतलब कहने का मतलब है कि टाउन प्लानिंग के अंदर अगर हम कोई लैंड का रिलेटेड काम करना चाहते हैं तो वो कहीं ना कहीं लीगल फ्रेमवर्क के तहत होना चाहिए। These laws are designed to guide the regulate urban and rural development, ensuring that it aligns with broader societal goals, इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी एंड वेलबींग ऑफ कम्युनिटीज़। लेकिन जो भी लॉज हैं वो कम्युनिटी की वेलबींग के लिए होने चाहिए, एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी के लिए होना चाहिए और उनका एक ब्रॉडर गोल होना चाहिए। प्लानिंग लेजिस्लेशन टिपिकली कवर्स ए रेंज ऑफ एस्पेक्ट इंक्लूडिंग लैंड यूज, जोनिंग, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, पब्लिक पार्टिसिपेशन, ओरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अर्बन एंड रूरल स्पेस। ठीक है, आइए जानते हैं। अब इसमें हमारा जो पहला टॉपिक है कॉन्सेप्ट ऑफ लॉ। कॉन्सेप्ट ऑफ लॉ के बारे में आज हम पढ़ते हैं। द कॉन्सेप्ट लॉ इज अ कॉम्प्लेक्स एंड मल्टीफेस्ड वन एनकम्पासिंग अ वैरायटी ऑफ पर्सपेक्टिव एंड थ्योरीज। लॉ इज सिस्टम ऑफ रूल्स यूजुअली एनफोर्स्ड थ्रू अ सेट ऑफ इंस्टीट्यूशन डिजाइन्ड एंड रेगुलेट बिहेवियर विद इन सोसाइटी। हियर आर की एस्पेक्ट ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ लॉ। तो लॉ का कॉन्सेप्ट क्या होता है? लॉ का कॉन्सेप्ट होता है कि जो पूरा का पूरा देश है, पूरा का पूरा सिस्टम है, पूरा का पूरा एरिया है, वो कहीं ना कहीं एक कानून के तहत वो काम करे जिससे जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स है कहीं ना कहीं उनका हनन ना हो और एक जो बिहेवियर है सोसाइटी का उसको कहीं ना कहीं हम रेगुलेट कर सकते हैं। आइए इसके बारे में पढ़ते हैं। डेफिनेशन एंड नेचर। रूल्स एंड रेगुलेशन। लॉ कंसिस्ट अ सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन दैट गवर्न्स द कंडक्ट ऑफ इंडिविजुअल एंड ग्रुप्स विद इन ए सोसाइटी। तो जो लॉ होता है, लॉ के अंदर सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। जैसे मैं बात करता हूँ ट्रैफिक के लिए, है ना। ट्रैफिक के लिए इंडिया में क्या है कि इंडिया में हमें लेफ्ट हैंड साइड पर ही जनरली ट्रैफिक चलना चाहिए, राइट हैंड साइड पर हमें नहीं चलना चाहिए। फिर हेलमेट पहनना चाहिए, सीट बेल्ट लगाना चाहिए। नेक्स्ट आता है एनफोर्सिबिलिटी। वन ऑफ द डिफाइनिंग फीचर ऑफ लॉ इज एनफोर्सिबिलिटी, टिपिकली बेक्ड बाय द अथॉरिटी ऑफ गवर्नमेंट एंड गवर्निंग बॉडी। जो भी गवर्निंग बॉडी है, जो भी अथॉरिटी है, वो उसको एनफोर्स मतलब इसका एनफोर्स करवाती है ना। नेक्स्ट है बाइंडिंग एंड कर्सिव। लॉ आर बाइंडिंग ऑन दोज विद इन द जुडिशन आर ऑफन accompanied by sanction or consequences for नॉन कंप्लाइंस। अगर आप उसको यूज़ नहीं करते हो तो आपके ऊपर सर्टेन सेक्शन, कुछ फाइन हो सकता है, वो कहीं ना कहीं आपको जेल हो सकती है या कोई ना कोई इस टाइप को सेंक्शन उसके ऊपर लगे होते हैं। पर्पस एंड फंक्शन। क्या पर्पस होता है लॉ का, क्या पर्पस होता है, फंक्शन क्या होते हैं? सबसे पहला है सोशल ऑर्डर। लॉ आर डिजाइन टू मेंटेन सोशल ऑर्डर एंड प्रोवाइड ए फ्रेमवर्क फॉर पीसफुल कोएग्जिस्टेंस बाय रेगुलेटिंग इंटरेक्शन एंड रिजॉल्विंग डिस्प्यूट्स। तो कहीं ना कहीं सोशल ऑर्डर, जो समाज के बीच में एक सद्भावना है, सोशल ऑर्डर है, उसको बनाए रखने के लिए लॉ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि शांतिपूर्व वहाँ पर लोग रह सकें। साथ ही जो डिस्प्यूट्स हैं उनको रिजोल्व करने में भी ये काम आता है। जस्टिस। लीगल सिस्टम्स एम टू अचीव जस्टिस बाय इंश्योरिंग फेयर ट्रीटमेंट, प्रोटेक्टिंग इंडिविजुअल राइट्स एंड रिजोल्विंग कॉन्फ्लिक्ट इन एन इक्विटेबल मैनर। तो हर एक जो भी व्यक्ति हैं उनके लिए उनके जो राइट्स हैं उसको प्रॉपरली इक्विटेबल मैनर में उनको शो किया जा सके। पब्लिक पॉलिसी। लॉ ऑफन रिफ्लेक्ट एंड प्रमोट सोशल वैल्यूज एंड पब्लिक पॉलिसी ऑब्जेक्टिव सच एज इक्वलिटी, सेफ्टी एंड कॉमन गुड्स। तो सभी लोग इक्वल हैं, इक्वलिटी होनी चाहिए, सभी लोगों के लिए सेफ्टी जो है वो एक मेजर कंसर्न है, सभी को सेफ्टी प्रोवाइड हो, है ना। और कॉमन गुड मतलब जनरलाइज सब लोगों के लिए वो अच्छा होना चाहिए। सोर्सेज ऑफ लॉ। क्या क्या सोर्सेज हैं लॉ के? पहला लेजिस्लेशन। लॉ क्रिएटेड बाय लेजिस्लेटिव बॉडीज सच एज स्टैट्यूट्स, एक्ट एंड प्राइमरी सोर्स ऑफ लीगल रूल्स। तो लेजिस्लेटिव हम बोलते हैं ना, एमएलए की फुल फॉर्म क्या होती है? मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। तो लेजिस्लेटिव जो बॉडीज है, भले आपकी विधानसभा हो या संसद हो, वहाँ से हम जो है सोर्स ऑफ लॉ वहाँ से जनरेट होता है ना। जो कि प्राइमरी सोर्स है, लीगल रूल्स वो शो करते हैं। कॉमन लॉज। लीगल प्रिंसिपल एंड प्रीसेडेंट्स डेवलप्ड
थ्रू कोर्ट डिसीजन ओवर टाइम कंट्रीब्यूट टू कॉमन लॉ। तो जो भी टाइम टू टाइम कोर्ट डिसीजन लेता है उसे कॉमन लॉ हम मानते हैं। फिर नेक्स्ट आता है सोर्स ऑफ लॉ में कॉन्स्टिट्यूशन। इन मेनी जुडिशन द कॉन्स्टिट्यूशन सर्व्स सुप्रीम लॉ प्रोवाइडिंग द फ्रेमवर्क फॉर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ गवर्नमेंट एंड प्रोटेक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। तो जो भी फंडामेंटल राइट्स हैं लोगों के, उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं ना कहीं प्रावधान है, उसे ही हम इस तरह से सोर्स ऑफ लॉ के रूप में कंसिडर करते हैं। तो हमारा थर्ड है कॉन्स्टिट्यूशन। फोर्थ है कस्टम एंड ट्रेडिशन। सम लीगल सिस्टम इनकॉर्पोरेट कस्टम्स प्रैक्टिस ट्रेडिशन एज सोर्स ऑफ लॉ। तो कहीं जो भी जो है कुछ आदिवासी इलाके हैं या हरियाणा में कुछ हैं एरियाज़ हैं, तो वहाँ पर उनके जो कस्टम्स हैं, उनके जो ट्रेडिशन है, उसको ही वो एक तरह से लॉ के रूप में ट्रीट करते हैं। नेक्स्ट है लीगल सिस्टम्स। सिविल लॉ बेस्ड ऑन द कोडिफाइड स्टैट्यूट्स एंड कम्प्रिहेंसिव लीगल कोड्स विद फोकस ऑन रिटन लॉज एंड लीगल प्रिंसिपल्स। तो जो लॉ लिखे हुए हैं और लीगल प्रिंसिपल्स, मतलब जो लीगल प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हैं, उन्हें हम सिविल लॉ बोलते हैं कि ये सबके लिए लागू होते हैं। कॉमन लॉ रिलाइज ऑन जुडिशियल डिसीजन एंड प्रेसिडेंट्स टू इंटरप्ट एंड अप्लाई द लॉ एम्फेसाइजिंग केस बाय केस एनालिसिस। तो कुछ कॉमन लॉज होते हैं, जैसे आपने 3 तलाक का मुद्दा सुना होगा या और कोई से अलग अलग केसेस, तो केस बाय केस उनका एनालिसिस किया जाता है ना। थर्ड आता है इसमें इस्लामिक लॉ। डिराइव्ड फ्रॉम रिलीजियस टेक्स्ट एंड ट्रेडिशन, इस्लामिक लॉ गवर्न्स वेरियस एस्पेक्ट ऑफ लाइफ इन सम जुरिडिक्शन। कुछ एरिया में जो इस्लामिक लॉ है वो लोगों की लाइफ को गवर्न करता है, ठीक है। तो अलग अलग एरिया में कहीं ना कहीं इस्लामिक लॉ भी, जैसे आप वहाँ जाएंगे कहाँ अरब कंट्रीज़ हो गया या फिर आपका क्या बोलते हैं अपने अफगानिस्तान हो गया, तो वहाँ पर वो लोग मेजरली जो है इस्लामिक लॉ को फॉलो करते हैं जो उनके रिलीजियस टेक्स्ट में लिखा हुआ है। हाइब्रिड सिस्टम। सम लीगल सिस्टम कंबाइन एलिमेंट ऑफ सिविल कॉमन लॉ और इनकॉर्पोरेट ट्रेडिशनल एंड कस्टमरी प्रैक्टिस। तो कुछ हाइब्रिड सिस्टम पे काम करते हैं जिसमें दोनों काम हो जाते हैं, जिसमें वो ट्रेडिशनल लॉ को भी साथ में और साथ ही साथ जो अपने जैसे इंडिया में कई जगह जैसे गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया, वहाँ पर कुछ ऐसी जगह है जहाँ पर जनरलाइज लॉ भी लागू होते हैं और कस्टम लॉ जो उनके एरिया वाइज जो लॉज होते हैं वो भी लागू होते हैं। ज्यूरिस्प्रूडेंस एंड लीगल थ्योरीज। क्या क्या ज्यूरिस्प्रूडेंस है? नेचुरल लॉ posits that law are based on higher moral order and just laws are consistent with natural and moral principle। तो जो जो moral principle हैं, जो basic principle हैं, जो नैतिक principle हैं, उनके बेस पर ही लॉ बनते हैं। लीगल positivism emphasize the formal source of law and argues that the validity of law is not contingent on their moral content। तो उनके moral content से मतलब बोल सकते हैं कि आप formal source of law and argues that the validity of law is not contingent ऑन देयर मॉरल कंटेंट। मतलब जो उनका बेस है, जो उनका मॉरल कंटेंट है, उसके बेस पर जो उसकी वैलिडिटी है उसको हम मतलब परेशान नहीं करेंगे। जो लॉ लिख दिया है वो वैसा का वैसा ही रहेगा। तो एक लीगल पॉजिटिविज्म होता है। लीगल रियलिज्म फोकस ऑन द प्रैक्टिकल इम्पैक्ट ऑफ लीगल डिसीजन एंड रिकग्नाइज द रोल ऑफ जज डिस्कशन इन इंटरप्टिंग एंड अप्लाइंग द लॉ। तो कहीं ना कहीं बार होता है कि कुछ लॉ आप ले तो आते हो, जैसे किसानों के लिए वो उन्होंने बिल लाया था, ऐसे कुछ ना कुछ बिल आप ले आते हो, लेकिन रियलिटी में कहीं ना कहीं वो लोगों को परेशान करने वाला होता है। तो फिर वहाँ पर जो है एक तरह से कोर्ट का जो आता है आपके पास है ना, फैसला आता है। क्रिटिकल लीगल स्टडीज एग्जामिन्स द सोशल एंड इकोनॉमिक कंटेक्स्ट ऑफ लीगल रूल्स क्वेश्चनिंग अजम्पशन एंड अबाउट नेचुरलिटी एंड ऑब्जेक्टिविटी इन द लॉ। तो जो भी ऑब्जेक्टिविटी, जो भी ऑब्जेक्शनल चीज़ है लॉ के अंदर, उनकी क्रिटिकल लीगल स्टडीज़ होनी चाहिए टाइम टू टाइम, और उनके जो अजम्पशन हमने लिए गए हैं उनको क्वेश्चनिंग करके रूल्स को हम चेंज भी कर सकते हैं। लीगल इंस्टीट्यूशन कौन कौन से हैं इसके अंदर? तो सबसे पहला आता है आपका कोर्ट एंड जुडिशरी बॉडीज। लीगल डिस्प्यूट्स आर रिजॉल्व थ्रू जुडिशियल सिस्टम वेयर जजेस इंटरप्ट एंड अप्लाई बाय द लॉ। तो जो जजेस जो होते हैं वो इंटरप्ट करते हैं और जो भी एप्लीकेबल होता है लॉ के अकॉर्डिंग वो अपना फैसला सुनाते हैं। लेजिस्लेटिव बॉडीज लॉ मेकिंग अथॉरिटीज सच एज पार्लियामेंट एंड कांग्रेस क्रिएट स्टैच्यू एंड लॉज। तो जो कांग्रेस है या हम बोल सकते हैं कि जो विधानसभा है, पार्लियामेंट से संसद है, लेजिस्लेटिव बॉडीज़ हैं, वो कहीं ना कहीं एक लीगल इंस्टीट्यूशन के रूप में काम करता है लॉ को क्रिएट करने में। एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी गवर्नमेंट एनफोर्स लॉ थ्रू एग्जीक्यूटिव ब्रांचेस रिस्पॉन्सिबल फॉर लॉ एनफोर्समेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन। तो कुछ एग्जीक्यूटिव अथॉरिटीज़ होती है जैसे पुलिस फोर्स हो गया, आपकी BSF हो गई, इस टाइप से कुछ अथॉरिटी होती है जो उसको एग्जीक्यूट करवाती है। लीगल प्रोफेशंस लॉयर, जज एंड लीगल स्कॉलर्स प्ले क्रूशियल रोल इन इंटरप्टिंग, अप्लाइंग एंड शेपिंग द लॉ। तो जो वकील होते हैं, जज होते हैं, लीगल स्कॉलर्स होते हैं, ये कहीं ना कहीं जो एक इंटरप्रेटिंग रोल को क्रूशियल रोल प्ले करते हैं अप्लाइंग और शेपिंग ऑफ लॉ। जो भी लॉ है उसको अप्लाई करने में, उसको शेप देने में।
रूल्स ऑफ लॉ, क्या क्या रूल्स हैं लॉ के, कानून के। प्रिंसिपल ऑफ लीगलिटी, द रूल ऑफ लॉ एम्फेसाइज दैट ऑल इंडिविजुअल एंड इंस्टीट्यूशन आर सब्जेक्ट टू एंड अकाउंटेबल अंडर द लॉ, तो हर एक व्यक्ति, हर एक इंस्टीट्यूशन जो है कानून के अंदर आता है। ड्यू प्रोसेस, एंश्योर फेयर ट्रीटमेंट एंड प्रोसीजरल सेफगार्ड इंक्लूडिंग द राइट ऑफ फेयर ट्रायल एंड लीगल रिप्रेजेंटेशन, तो सभी लोगों को एक फेयर ट्रायल मिलना चाहिए और लीगल रिप्रेजेंटेशन उनका होना चाहिए। इक्वलिटी बिफोर द लॉ, एवरीवन इज एंटाइटल्ड इक्वल प्रोटेक्शन अंडर द लॉ रिस्पेक्टिव सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल स्टेटस, तो भले ही वो आम आदमी हो या कोई पॉलिटिकली बहुत बड़ा आदमी हो, हर व्यक्ति कानून के दायरे में जो है सेम है। मतलब इसने अगर किसी का मर्डर किया है, इसने अगर किसी का मर्डर किया है, तो अगर सब चीज़ें सेम है तो इसको भी वही सेम सज़ा मिलेगी जो इसको सज़ा मिलेगी। इंटरनेशनल लॉ, ट्रीटीज एंड कन्वेंशंस एग्रीमेंट्स बिटवीन स्टेट्स गवर्न इंटरेक्शन एंड रिलेशनशिप एट देयर इंटरनेशनल लेवल, तो कुछ संधि होती है, जैसे भारत पाकिस्तान के बीच में जो सतलज नदी है उसके पानी को लेकर एक संधि है ना। फिर उसके बाद कुछ कस्टमरी इंटरनेशनल लॉ, प्रैक्टिस एक्सेप्टेड बाय बाइंडिंग अमंग स्टेट्स ओवर टाइम कंट्रीब्यूट टू कस्टमरी इंटरनेशनल लॉ, तो टाइम टाइम स्टेट्स जो हैं एक स्टेट से दूसरे स्टेट्स के बीच में या एक एक देश से दूसरे देश के बीच में कहीं ना कुछ कस्टम्स, कुछ लॉ होते हैं इंटरनेशनल फॉलो करने पड़ते हैं। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन लाइक यूनाइटेड नेशन प्ले अ रोल इन डेवलपमेंट ऑफ इन्फोर्समेंट ऑफ इंटरनेशनल लीगल नॉर्म्स। इंटरनेशनल लीगल नॉर्म्स मतलब जैसे आप बात कर सकते हो कार्बन क्रेडिट की, है ना। अगर हम सिटी वाइज बात करें तो कार्बन क्रेडिट जो हो गया, क्या होता है कि हर एक सिटी को, हर एक देश को कुछ ना कुछ कार्बन फुटप्रिंट मिलता है कि वहाँ की जो मशीनरी है, जो फैक्ट्रीज है, उनसे एक सर्टेन अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो पास करवा सकते हैं। तो ऐसे कुछ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो उसके ऊपर लॉ को रेस्ट्रिक्ट करते हैं। एवोल्यूशन एंड अडॉप्शन, लीगल चेंज, लीगल सिस्टम इवॉल्व ओवर टाइम टू रिफ्लेक्ट चेंजिंग सोशल नॉर्म्स, वैल्यू एंड नीड्स। लीगल इंटरप्रिटेशन, कोर्ट एंड लीगल स्कॉलर्स कंट्रीब्यूट टू इंटरप्रिटेशन एडॉप्शन ऑफ लॉ टू एड्रेस कंटेम्प्रेरी इश्यूज। तो सबसे पहले कोई भी लॉ आता है तो वो आम आदमी को समझ में नहीं आता, तो जो भी लॉयर्स हैं, जो भी लीगल्स लोग हैं, उसको वो अच्छे से समझें और उसको एड्रेस करवाएं। लीगल रिफॉर्म्स, लेजिस्लेटिव प्रोसेस में इंट्रोड्यूस रिफॉर्म्स टू एनहेंस दी इफेक्टिवनेस एंड फेयरनेस ऑफ लीगल सिस्टम। तो लेजिस्लेटिव प्रोसेस हैं जो कि अलग अलग रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस करते हैं जिससे कि इफेक्टिव तरीके से एक लीगल सिस्टम में उसे अपनाया जा सके। द कॉन्सेप्ट लॉ इज डायनेमिक, एक अलग अलग तरीके से रिफ्लेक्ट द इवॉल्विंग नेचर ऑफ सोसाइटी एंड देयर नॉर्म्स। इट्स एज ए फंडामेंटल फ्रेमवर्क फॉर गवर्नेंस, जस्टिस, सोशल ऑर्डर, प्रोवाइडिंग मीन्स टू एड्रेस कॉन्फ्लिक्ट, प्रोटेक्ट राइट्स एंड प्रमोट कॉमन गुड विद कम्युनिटी एंड अक्रॉस द नेशन। तो कॉन्सेप्ट ऑफ लॉ जो है वो डायनामिक है। जनरली इसका जो हमारा मेन होता है कि सोशल ऑर्डर, जो समाज के अंदर जो ऑर्डर है वो मेंटेन रहे, कॉन्फ्लिक्ट को कम से कम किया जा सके, लोगों के जो राइट्स हैं, जो फंडामेंटल राइट्स हैं, उन्हें प्रोटेक्ट किया जा सके, और एक कॉमन गुड मतलब एक जनरलाइज एक अच्छी चीज़ होनी चाहिए अक्रॉस द नेशन, पूरे नेशन के अक्रॉस, ठीक है, मतलब पूरे नेशन वाइड। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो नेक्स्ट टॉपिक है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। दोस्तों अभी तक आप मेरा वीडियो देख रहे हैं और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ 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 इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं आप लोगों के लिए बहुत मेहनत कर रहा हूँ, बहुत मुश्किल से कंटेंट मिलता है। साथ ही अगर आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो आप टेलीग्राम चैनल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर चेक कर सकते हैं। तो हम बात करते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज सुप्रीम लॉ ऑफ रिपब्लिक इंडिया, मतलब एक सुप्रीम लॉ है। इट वॉज अडॉप्टेड कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली 26 जनवरी 1950 को अडॉप्ट किया गया। इट केम इफेक्ट द सेम डे रिटन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक्ट है उसको रिप्लेस करके हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आ गया, रिपब्लिक, है ना। द कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर्स इंडिया टू बी ए सोवरीन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, प्रोवाइड्स फॉर पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। एक गवर्नमेंट का एक पार्लियामेंट्री सिस्टम है, संसद है ना जिसे हम बोलते हैं, संसद का एक सिस्टम है जिसमें हम बोल सकते हैं नैतिकता, सोशलिस्ट मतलब सोशल, सेक्युलर धर्मनिरपेक्ष, है ना, और डेमोक्रेटिक संविधान चलने वाला, डेमोक्रेसी चलने वाला हमारा एक देश है। परमिएबल की बात करते हैं हम इस कॉन्स्टिट्यूशन में। परमिएबल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आउटलाइन दैट आइडियल्स एंड ऑब्जेक्टिव दैट फार्मर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एम टू अचीव। इट एम्फसाइज जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी। तो जो भी लोग हैं उसके अंदर उनको जस्टिस मिलना चाहिए, लिबर्टी हो, अपने धर्म को पालन करने की सब समान हो, और फ्रेटर्निटी उनके अंदर मतलब उनको प्रोवाइड की जानी चाहिए। परमिएबल में लिखा हुआ है। प्रस्तावना, परमिएबल मतलब क्या होता है, प्रस्तावना, ठीक है। नेचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिटन डॉक्यूमेंटेड मेकिंग वन ऑफ द लेंथिएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन ग्लोबली। सबसे लंबा मतलब वन ऑफ द जो सबसे लंबा कॉन्स्टिट्यूशन जो लिखा गया है वो इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन। इट ले डाउन द फ्रेमवर्क दैट डिफाइंस पॉलिटिकल प्रिंसिपल्स
मतलब क्या उन पॉलिटिकल प्रिंसिपल्स होंगे। इस्टेब्लिश द स्ट्रक्चर प्रोसीजर ऑफ पावर्स ड्यूटीज ऑफ द गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन एंड सेट्स ऑफ फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ सिटीजन्स, जो लोग रह रहे हैं उनकी क्या डिसीजन है, पॉलिटिकल क्या क्या प्रिंसिपल्स हैं, क्या स्ट्रक्चर हमारे अंदर काम करने वाला है, पावर्स का क्या स्ट्रक्चर है, तो ये सारा का सारा जो है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखा हुआ है। फेडरल स्ट्रक्चर, इंडिया में जैसे फेडरल स्ट्रक्चर देयर इज अ डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द स्टेट्स बट द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर अ स्ट्रॉन्ग सेंट्रल अथॉरिटी। जैसे मोदी गवर्नमेंट जो है वो कहाँ पर है, हमारे यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट में है ना, मतलब केंद्रीय सरकार है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, और स्टेट की गवर्नमेंट अलग अलग। जैसे यूपी में अगर बात करें तो किसकी सरकार है, योगी जी की है ना, तो ये जो गवर्नमेंट है ये सेंट्रल गवर्नमेंट है, और इनके ऊपर पूरे देश में कौन सी गवर्नमेंट है, वो है मोदी गवर्नमेंट। कौन सी गवर्नमेंट है, मतलब मोदी गवर्नमेंट, मतलब नरेंद्र मोदी हमारे प्राइम मिनिस्टर है, तो हम उसे मोदी गवर्नमेंट के नाम से जानते हैं, लेकिन वो एक सेंट्रल गवर्नमेंट है, ठीक है। पार्लियामेंट्री सिस्टम होना चाहिए कि इंडिया फॉलोज ए पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट वेयर प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ द स्टेट एंड प्राइम मिनिस्टर इज द हेड ऑफ द गवर्नमेंट। तो पूरे देश का जो है वो कौन हेड है, प्रेसिडेंट है, और गवर्नमेंट का हेड कौन है, प्राइम मिनिस्टर। प्रेसिडेंट रोल लार्जली सेरेमोनियल विद रियल एग्जीक्यूटिव पावर वेस्टेड इन प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। एक तरह से जो प्रेसिडेंट्स हैं वो हमारे यहाँ पर एक सेरेमोनियल, मतलब एक सिर्फ नाम के लिए रखा गया है, या एक तरह से बोल सकते हैं कि वो मुख्य आदमी है, लेकिन कहीं ना कहीं उसकी जो पावर्स है, मेजरली जो पावर है वो किसके अंदर होती है, प्राइम मिनिस्टर के अंदर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के अंदर, है ना। जो मिनिस्टर्स हमारे बनाए गए हैं, ट्रांसपोर्टेशन मिनिस्टर, आप बोल सकते हैं कि रेलवे मिनिस्टर, एडेन मतलब हवाई जो मिनिस्टर होते हैं, उनके बीच में वो है ना। फंडामेंटल राइट, कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज फंडामेंटल राइट्स ऑफ इंडियन सिटीजन इंक्लूडिंग द राइट ऑफ इक्वलिटी फ्रीडम, जो हमारे फंडामेंटल राइट्स है कि सभी लोग जो है इक्वली ट्रीट किए जाएँ, सभी व्यक्ति जो है फ्रीडम ऑफ स्पीच, वो स्पीच एक्सप्रेशन की स्पीच होती है, राइट ऑफ लाइफ, सभी को जीने का अधिकार है, पर्सनल लिबर्टी का अधिकार है, और किसी भी धर्म को ज्वाइन करने का अधिकार है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी आर गाइडलाइंस फॉर दिस सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट टू एस्टेब्लिश a just a human society, although not enforceable by courts, they are fundamental to the governance of the country। कुछ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं जो कि स्टेट पॉलिसी, स्टेट गवर्नमेंट को इस्टेब्लिश करने और ह्यूमन सोसाइटी को इस्टेब्लिश करने में काम आते हैं, आल्दो नॉट कोर्ट्स के द्वारा इन्फोर्सेबल नहीं है, लेकिन कुछ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं जिसमें हम जैसे बोल सकते हैं पंचायती राज हो गया, है ना, तो ये गवर्नेंस में काम आते हैं। फंडामेंटल ड्यूटीज़ इन द कॉन्स्टिट्यूशन थ्रू 42nd अमेंडमेंट 1976 में, कब हुआ, 42वां अमेंडमेंट 1976 में, इनकॉर्पोरेटेड अ लिस्ट ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज सिटीजन्स टू फॉलो, दीज ड्यूटीज वर एडेड टू प्रमोट ए सेंस ऑफ डिसिप्लिन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी अमंग द सिटीजन्स। तो हर एक व्यक्ति की कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज़ होती है, जैसे आप बोल सकते हैं कि हमें जैसे अधिकार है ना कि कर्तव्य आपको निभाना है कि अपने माता पिता को आप घर से बाहर नहीं निकाल सकते, जैसे बहुत सारी ड्यूटीज़ है वो आपको ध्यान में रखनी है। इंडिपेंडेंट जुडिशरी, द जुडिशरी इंडिया is independent and has the power of judicial review, the Supreme Court is apex court and there are high courts at state levels। तो ऐसा नहीं, जो जुडिशरी सिस्टम है अब वो किसी के दबाव में ना है, ना वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन होता है, ना वो बोल सकते हैं कि स्टेट गवर्नमेंट के अधीन होता है ना। तो जो स्टेट गवर्नमेंट में वो होते हैं हाई कोर्ट, और सेंट्रल गवर्नमेंट में होता है आपका सुप्रीम कोर्ट। तो अलग अलग मेथड, अगर मान लीजिए कहीं केंद्र सरकार के खिलाफ अगर कोई मामला आपको ले जाना तो आप कहाँ पर ले जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट में। राज्य सरकार के खिलाफ कोई मामला ले जाना तो एक बार आप कहाँ पर ले जाएंगे, हाई कोर्ट में, ठीक है। इमरजी प्रोविंस कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड द 3 टाइप्स ऑफ इमरजेंसी, नेशनल इमरजेंसी, स्टेट इमरजेंसी एंड फाइनेंशियल इमरजेंसी। 3 टाइप के होते हैं। स्टेट इमरजेंसी में जनरली जो है वहाँ पर क्या होता है, वहाँ की जो सरकार होती है उसको बर्खास्त कर दिया जाता है, और साथ ही अगर देखा जाए तो वहाँ पर फाइनेंशियल इमरजेंसी लगाई जा सकती, मतलब फाइनेंशियल इमरजेंसी भी होती है, तो वहाँ पर प्रेसिडेंट रूल हो जाता है ना। कहीं पे स्टेट इमरजेंसी केस में वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाता है। अगर मान लीजिए ये कब होता है, जैसे हंग असेंबली बनती है, मतलब मान लीजिए कोई पार्टी ए है, कोई पार्टी बी है, जैसे है ना अभी राजस्थान में चुनाव हुए तो 200 सीट्स हैं यहाँ पर, 100 सीट से ज़्यादा किसी भी एक पार्टी के पास बहुमत नहीं है। एक के पास 80 है, दूसरी बार मान लीजिए 70 है, तीसरी के पास 20 है, किसी के पास 10 है, तो वो हंग असेंबली, इस कंडीशन में वहाँ पर अगर कोई सरकार बनाने में कामयाब नहीं होता है तो वो हंग असेंबली हो जाती है, मतलब वहाँ पर उस केस में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। अमेंडमेंट प्रोसेस, मतलब हमारे जो लॉ हैं उनको हम चेंज कर सकते हैं ना, कैन बी अमेंड थ्रू दी डिटेल्ड प्रोसीजर आउटलाइन आर्टिकल 368। आर्टिकल 368 में एक डिटेल्ड प्रोसीजर है जिसमें जो कोई भी लॉ है अगर वो हमें अमेंडमेंट करना है, जैसे इंडियन गवर्नमेंट ने क्या किया, 370 का जो आर्टिकल है उसको खत्म कर दिया, उसमें अमेंडमेंट कर दी है ना। तो कहीं ना कहीं उसका एक प्रोसीजर है कि राज्यसभा में आपको बिल पास कराना पड़ेगा, लोकसभा में आपको पारित करवाना पड़ेगा,
require a special majority in parliaments and some amendments also require rectification by majority of state legislature, है ना। तो जो स्टेट जो वहाँ की विधानसभा है वहाँ के द्वारा भी वो चेंज किए जा सकते हैं। सेकुलरिज्म, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर द इंडिया टू बी सेकुलर स्टेट इंश्योरिंग फ्रीडम ऑफ रिलीजन प्रोवाइडिंग डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेस ऑफ रिलीजन। किसी भी व्यक्ति को उसके धर्म के बेस पर उससे डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा, है ना। सभी धर्म समान है और सभी कोई भी व्यक्ति अपना रिलीजन फॉलो कर सकता है। रिजर्वेशन पॉलिसीज, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में रिजर्वेशन पॉलिसीज हैं जिसमें इकोनॉमिकल मार्जिनलाइज्ड जो कम्युनिटीज़ है, जो कम अमीर मतलब क्या बोल सकते हैं, जिनके पास पैसे, जो समाज के वंचित वर्ग हैं, जिनमें इकोनॉमिकली वो सक्षम नहीं है, बीपीएल बिलो पॉवर्टी लाइन के नीचे आते हैं, जिसमें और कुछ शेड्यूल कास्ट होते हैं, शेड्यूल ट्राइब्स होते हैं और अदर बैकवर्ड कास्ट होते हैं, तो इनके लिए कुछ न कुछ रिजर्वेशन की पॉलिसीज़ है। ऑफिशियल लैंग्वेज, हिंदी एंड इंग्लिश आर द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द इंडियन गवर्नमेंट एंड ईच स्टेट इन इंडिया हैव इट्स ओन ऑफिशियल लैंग्वेज। तो हिंदी और इंग्लिश जो एक जनरलाइज ऑफिशियल लैंग्वेज है और हर एक स्टेट की अपनी एक ऑफिशियल लैंग्वेज होती है। लोकल गवर्नमेंट जो है 3 टियर सिस्टम में चलती है, पंचायती राज, विलेज में, फिर इंटरमीडिएट, फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, है ना। कल्चरल एजुकेशन सेफगार्ड द कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूडिंग प्रोविजन फॉर द प्रोटेक्शन एंड प्रमोशन ऑफ वेरियस लैंग्वेज एंड कल्चर इन इंडिया, है ना। इट आल्सो एम्फसाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ प्रोवाइडिंग एजुकेशन फॉर ऑल। तो ये कहता है कि हर एक व्यक्ति को जो है एजुकेशन प्रोवाइड करना, ये किसका काम है, गवर्नमेंट का काम है। फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन प्रोवाइड करनी पड़ेगी। इकोनॉमिक जस्टिस, द कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन्स प्रोविजन फॉर इकोनॉमिक जस्टिस इंक्लूडिंग द प्रमोशन ऑफ मिक्स्ड इकोनॉमी एंड प्रोटेक्शन ऑफ लेबर राइट्स। तो जो भी मजदूर है ना, उनके लिए और सबके लिए, मतलब कह सकते हैं इकोनॉमिकली जस्टिस होना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटीज़, द एस्टेब्लिश सेवरल कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटीज़ इंक्लूडिंग दी प्रेसिडेंट होता है, वाइस प्रेसिडेंट होता है, कंट्रोलर होता है, CAG कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल होता है, इलेक्शन कमीशन होता है, अटॉर्नी जनरल होता है। ये सारी की सारी कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटीज़ है ना। लैंड एक्विजिशन एक्ट, तो दोस्तों अगर आप मेरा वीडियो यहाँ तक देख रहे हैं और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही अगर आपने चैनल पहली बार आए हैं, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो प्लीज़ आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, जो कि इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। दोस्तों थोड़ा सा लंबा है, थोड़ा सा डिफरेंट टॉपिक है, तो थोड़ा सा आप आराम से लेक्चर को पूरा देखिए, समझिए। लैंड एक्विजिशन एक्ट, अब अगर बात करते हैं इंडिया में जो लैंड एक्विजिशन है उसका नाम है LARR, लैंड एक्विजिशन रिहेबिलिटेशन एंड रीसेटलमेंट एक्ट 2013, LARR। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये कई बार अलग अलग एग्जामों में पूछा गया है कि LARR की फुल फॉर्म क्या है। LARR लैंड एक्विजिशन रिहेबिलिटेशन एंड रीसेटलमेंट एक्ट, और ये कब आया, सन 2013 में। तो ये दोनों चीज़ें आपको याद रखनी है। RPSC के एग्जाम में भी पूछा गया था, ये GPSC गुजरात पब्लिक सर्विस का जो एग्जाम है उसमें भी पूछा गया था। दिस लॉ रिप्लेस दी ओल्डर लैंड एक्विजिशन एक्ट 1894 का जो था उसे रिप्लेस किया। वाज इंटेंडेड टू एड्रेस शॉर्ट कमिंग्स इशू एसोसिएटेड विद द ओल्डर लेजिस्लेशन पर्टिकुलरली कंसर्न रिलेटेड फेयर कंपनसेशन रिहेबिलिटेशन एंड रीसेटलमेंट ऑफ अफेक्टेड पीपल। तो जो भी लोग, अगर किसी की लैंड एक्वायर की जाती है तो उससे जो भी लोग अफेक्ट होते हैं उनको एक फेयर कंपनसेशन मिले, उनको वापस से कहीं बसाया जा सके या रीसेटलमेंट उनका किया जा सके, है ना। The Land Acquisition Act in India is a crucial piece of legislation that governs the process of acquiring land from private landowners for public purpose. It complex law that has been amended several times over the years, reflecting the evolving social, economic and environmental landscape of the country. तो अलग अलग जगह को देखते हुए कोई भी व्यक्ति अपनी ज़मीन देना पसंद नहीं करता, देखो सीधी सी बात है ना, तो उसके लिए कहीं ना कहीं हमें थोड़ा फोर्सफुली उसको कुछ लालच देकर इस तरह से हम उसकी लैंड को एक्वायर कर सकते हैं। पर्पस ऑफ लैंड एक्विजिशन, द लैंड एक्विजिशन परमिट्स गवर्नमेंट टू एक्वायर लैंड फॉर वैरायटी पब्लिक पर्पस। अलग अलग पर्पस से हम लैंड को जो है एक्वायर कर सकते हैं, जिसमें इंपॉर्टेंट है कंस्ट्रक्शन ऑफ पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट। तो जो भी पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट हैं, भले ही वो रोड से रिलेटेड हो, रेलवे से रिलेटेड हो, एयरपोर्ट से रिलेटेड हो, स्कूल बनाना हो, हॉस्पिटल बनाना हो, कुछ अदर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने हो, तो हम वहाँ पर उसको एक्वायर कर सकते हैं। अर्बन डेवलपमेंट से प्रोजेक्ट जैसे न्यू हाउसिंग स्कीम हो गई, कमर्शियल कॉम्प्लेक्स हो गए, पब्लिक स्पेस बनानी हुई, वहाँ पर भी हम कोई प्राइवेट लैंड को एक्यूपाई कर सकते हैं, उसको फेयर कंपनसेशन प्रोवाइड करके। थर्ड आता है आपका इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑफन रिक्वायर्स लार्ज ट्रैक्ट्स ऑफ लैंड एंड लैंड एक्विजिशन एक्ट प्रोवाइड द मैकेनिज्म फॉर एक्वायरिंग द लैंड फ्रॉम प्राइवेट लैंड ओनर्स, है ना। सोशल वेलफेयर प्रोजेक्ट्स के लिए भी जो है सरकार आपसे ज़मीन ले सकती है। प्रोसेस ऑफ लैंड एक्विजिशन, अब क्या क्या प्रोसेस है लैंड एक्विजिशन का, बहुत ध्यान से समझिए, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लैंड एक्विजिशन एक्ट आउटलाइन ए डिटेल्ड प्रोसेस फॉर एक्वायरिंग लैंड फ्रॉम प्राइवेट लैंड ओनर्स, जो प्राइवेट लैंड ओनर्स हैं उनसे।
सबसे पहले गवर्नमेंट निकालती है नोटिफिकेशन। द गवर्नमेंट मस्ट फर्स्ट इशू ए नोटिफिकेशन डिक्लेयरिंग द इंटेंशन टू एक्वायर द लैंड। दिस नोटिफिकेशन मस्ट क्लियरली स्पेसिफाई द पर्पस ऑफ एक्विजिशन एंड द एरिया ऑफ लैंड टू बी एक्वायर्ड। तो गवर्नमेंट पहले एक नोटिस निकालती है कि हम इस जगह से लेके इस जगह तक की जो लैंड है उसको एक्वायर करने वाले हैं। जो भी व्यक्ति हैं, संबंधित व्यक्ति हैं, अगर उनको इसमें कोई ऑब्जेक्शन है तो वो हमारे बात करें। हम यहाँ पर एक जो है आप बोल सकते हैं कि एक हॉस्पिटल डेवलप करने वाले हैं 1000 बेड का, जो कि सिटी की आवश्यकता, बढ़ती हुई सिटी की आवश्यकता को देखते हुए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और ये लोकेशन एक सही बैठ रही है ना। तो ऐसा करके एक नोटिफिकेशन आपको निकालना पड़ता है। फिर आपका उसका सोशल इंपैक्ट असेसमेंट करना पड़ता है। द गवर्नमेंट मस्ट कंडक्ट अ सोशल इंपैक्ट असेसमेंट दैट इवैल्यूएट द पोटेंशियल इंपैक्ट ऑफ द एक्विजिशन ऑफ द अफेक्टेड कम्युनिटीज। दिस असेसमेंट शुड बी कंसिडर्ड सोशल, इकोनॉमिक, एनवायरमेंटल इम्प्लीकेशन ऑफ द प्रोजेक्ट। तो जो भी प्रोजेक्ट है उसका एक सोशल इंपैक्ट असेसमेंट आपको करना पड़ेगा। अगर लोग वहाँ पहले से रह रहे हैं, उन्हें अगर हटा रहे हैं तो वहाँ पर सोशली क्या इंपैक्ट आ सकता है, क्या परेशानी आ सकती है, इकोनॉमिकली क्या इंपैक्ट आ सकता है और एनवायरमेंटली क्या इंपैक्ट आ सकता है, एक असेसमेंट आपको करना पड़ेगा। नेक्स्ट है नेगोशिएशन विद लैंड ओनर्स। द गवर्नमेंट मस्ट नेगोशिएट विद द अफेक्टेड लैंड ओनर्स टू रीच फेयर जस्ट कंपनसेशन फॉर द लैंड। द कंपनसेशन शुड रिफ्लेक्ट द मार्केट वैल्यू ऑफ लैंड एंड एनी एडिशनल लॉसेज इनकर्ड बाय द लैंड ओनर्स। तो किसी का घर बना हुआ है, किसी का कुआं है, किसी का खेत है ना। तो गवर्नमेंट ने क्या करती है, गवर्नमेंट जो सिटी वाला एरिया है वहाँ पर अगर वो किसी की लैंड ओनर करेगी तो मार्केट रेट से वो 2 टाइम्स देगी। कितना देगी? 2 टाइम्स, मतलब जो डीएलसी रेट होती है ना, मार्केट रेट का नहीं देगी, है ना। और जो विलेज की अगर वो ऑक्यूपाई करेगी तो मार्केट रेट का वो आपको 4 टाइम्स पैसा देगी, है ना। फिर भी वो वहाँ पर जो है उनसे कंपनसेशन कर सकती है, उनको एक फेयर वैल्यू मिल जाए, है ना। लैंड एक्विजिशन अवार्ड, इफ नेगोशिएशन फेल द गवर्नमेंट कैन इशू ए लैंड एक्विजिशन अवार्ड विच इज बाइंडिंग डिसीजन दैट डिटरमाइंस द कंपनसेशन टू बी पेड द लैंड ओनर्स। मतलब ये बिल्कुल अवार्ड कर सकती है कि मतलब कि हम आपको करेंगे ही, है ना, इतना, ठीक है। Once the compensation is paid, the government can take possession of the land and begin the project for which it was acquired। तो गवर्नमेंट क्या कर सकती है, एक बार पोजीशन मिल जाए तो उसको फिर वो एक्वायर कर सकती है। अगर 5 ईयर के बिटवीन अगर वो काम कंप्लीट नहीं हुआ या गवर्नमेंट उस पर वर्क चालू नहीं करती है तो वो उसी के जो मालिक है उसी के पास वो वापस शिफ्ट हो जाएगी। अमेंडमेंट्स टू दी लैंड एक्विजिशन एक्ट। लैंड एक्विजिशन एक्ट जो है 1894 में था, उसको बाद में चेंज करके RFCTLARR ये फुल फॉर्म है उसकी, है ना। राइट टू फेयर कंपनसेशन एंड ट्रांसपेरेंसी इन लैंड एक्विजिशन रिहेबिलिटेशन एंड रीसेटलमेंट एक्ट 2013, ये पूरा का पूरा नाम है ना। राइट टू फेयर कंपनसेशन, ट्रांसपेरेंसी इन लैंड एक्विजिशन, रिहेबिलिटेशन एंड रीसेटलमेंट एक्ट, ये पूरा का पूरा नाम है। ये आपको रटना पड़ेगा, है ना दोस्तों, ये आपको रटना पड़ेगा। Was in response to growing concerns about the fairness and transparency of the land acquisition process, है ना। several new provision, जिस क्या क्या प्रोविजन आप देखते हैं। मैंडेटरी सोशल इंपैक्ट असेसमेंट, तो अब जो भी प्रोजेक्ट आप ला रहे हैं उसका एक सोशल इंपैक्ट असेसमेंट आपको करना ही करना है कि एनवायरमेंटल पे क्या इंपैक्ट आ रहा है, इकोनॉमी पे क्या इंपैक्ट आ रहा है, सोशली जो लोग रह रहे हैं उन पे क्या इंपैक्ट आने वाला है उस प्रोजेक्ट का। दूसरा, कंसेंट ऑफ अफेक्टेड पर्सन, जो भी अफेक्टेड पर्सन हैं उनका कंसेंट वहाँ पर बहुत ज़्यादा जरूरी है। एटलीस्ट 80% उसमें राजी होने चाहिए, ठीक है। Enhanced compensation act provides the enhanced compensation landowners including up to 100% of the market value of the land in certain cases। कुछ केसेस में जो मार्केट वैल्यू है उसका 100% तक वो उन्हें प्रोवाइड कर देते हैं। रिहेबिलिटेशन द, है ना, गवर्नमेंट प्रोवाइड रिहेबिलिटेशन असिस्टेंस टू अफेक्टेड फैमिलीज, जो भी लोग उस जगह से प्रतिस्थापित हो रहे हैं उनके लिए वो एक फेयर कंपनसेशन और उन्हें वापस से कहीं दूसरी जगह पर बसाए या कहीं दूसरी जगह पर सेटलमेंट करवाए। अब क्या क्या चैलेंजेस हैं और फ्यूचर डायरेक्शन है, तो इम्प्लीमेंटेशन लैंड फेस चैलेंजेस सच एज कंपनसेशन डिस्प्यूट ओवर द एडिक्वेसी ऑफ कंपनसेशन रिमेन ए मेजर चैलेंज। अब क्या होता है, जैसे मान ली सिटी के बीच में मेरी ज़मीन है, वहाँ पर अभी मार्केट रेट चल रही है 7,000 रुपये स्क्वायर फीट। अब गवर्नमेंट इतना थोड़ी पे करने वाली है। अब वहाँ की जो डीएलसी रेट है वो तो 3,000 रुपये ही है ना। 3,000 के हिसाब से भी वो बोल देंगे भैया मैं तो 6,000 रुपये ले लो आप, है ना। लेकिन 6,000 के बाद भी वो जो है 7,000 तक तो नहीं पहुँच रहा है, 8,000 तक तो नहीं पहुँच रहा, और बड़ी लैंड है तो फिर वहाँ 1,000 रुपये पर स्क्वायर फीट अगर आप घाटा खाओगे तो फिर अब मान लीजिए 1,000 की भी है तो भी 10 लाख का, 10,000 स्क्वायर फीट है तो 1 करोड़ रुपये का, तो वो नुकसान कहीं ना कहीं हो जाता है ना, डिस्प्यूट होते हैं। रिहेबिलिटेशन रिसेटलमेंट में इंश्योरिंग इफेक्टिव रिहेबिलिटेशन एंड रिसेटलमेंट अफेक्टेड फैमिलीज रिमेन्स एन ऑनगोइंग टास्क। ये बहुत बड़ा परेशानी का कारण है कि जो लोग रह रहे हैं उनकी कहीं ना कहीं मानवीय भावनाएं उनसे जुड़ जाती है, लोग हटना नहीं चाहते हैं ना। सोशल टेंशन, लैंड एक्विजिशन ऑफन लीड्स टू सोशल टेंशन एंड कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन लैंड ओनर्स एंड दी गवर्नमेंट्स। जो भी लैंड ओनर्स हैं उनके बीच में और गवर्नमेंट के बीच में कहीं ना कहीं एक सोशल टेंशन हमें देखने को मिलती है। फिर आता है एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटी, द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द RFCTLARR एक्ट रिक्वायर्स सिग्निफिकेंट एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटी एट स्टेट एंड लोकल लेवल। तो जो भी लोकल लेवल और स्टेट लेवल पे है आपको एक एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटी होनी चाहिए कि आप उसको फोर्सफुली काम करवा सकें।
In future, Land Acquisition Act is likely to undergo further amendments to address these challenges and ensure a more equitable, transparent land acquisition process. A key focus will be ensuring fair compensation landowner, providing effective regulation. By addressing these concerns, the Land Acquisition Act can play a more effective role in promoting sustainable development, minimizing the social and economic cost of the land acquisition. तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है आगे भी, और आगे फर्दर इसमें अमेंडमेंट्स होते रहेंगे, है ना। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है एज ए टाउन प्लानिंग की दृष्टि से अगर देखा जाए, है ना, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमें ही बड़े बड़े प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट करवाने पड़ते हैं, और सबसे ज़्यादा जो परेशानी का कारण वो बनता है हमारा लैंड एक्विजिशन ही बनता है। केस स्टडीज रिलेटेड टू लैंड एक्विजिशन एक्ट इन इंडिया। दोस्तों, अगर आप अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ 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 इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ ही अगर आपने चैनल में अगर आप नए हैं और पहली बार आए हैं, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं कर रखा है, तो प्लीज़ आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। एक सेकंड, ठीक है। तो केस स्टडीज रिलेटेड टू लैंड एक्विजिशन एक्ट इन इंडिया इन डिटेल्स अगर मैं बात करता हूं तो क्या क्या केस स्टडीज़ हैं। पहला है सिंगूर नंदीग्राम लैंड एक्विजिशन मूवमेंट। 2006 से 2008 के बीच में वेस्ट बंगाल ने एक लैंड एक्विजिशन इनिशिएट किया था 997 एकड़ की एग्रीकल्चर लैंड का सिंगूर विलेज में, टाटा मोटर्स का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट जो कि कार के लिए था, नैनो कार के लिए, उसके लिए। बट ये अचानक से खबर फैल गई, लोकल फार्मर रेजिडेंट्स जो है उनको अपनी ज़मीन और जो जीवन कमाने की जो उसका डिस्प्लेसमेंट का डर सताने लगा, तो इस मूवमेंट को सिंगूर नंदीग्राम लैंड एक्विजिशन मूवमेंट के नाम से जाना गया। बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ 2008 में। इवन लीड टू द विड्रॉल ऑफ द टाटा मोटर प्रोजेक्ट फ्रॉम सिंगूर। जो टाटा मोटर्स का जो टाटा नैनो जो गाड़ी आई थी उसके प्रोजेक्ट का जो टाटा वाले को वहाँ से विड्रॉ करना पड़ा। फिर वो कहाँ पर आ गए? गुजरात में। कहाँ पर आ गए? गुजरात में, ठीक है। पोक्सो स्टील प्लांट लैंड एक्विजिशन इन ओडिशा। ओडिशा में साउथ कोरियन की एक स्टील कंपनी है पोस्को, प्रपोज टू ए लार्ज स्टील प्लांट प्रोजेक्ट इन कलहंडी एंड केंद्रपुरा डिस्ट्रिक्ट इन ओडिशा, है ना। द प्रोजेक्ट रिक्वायर्ड ए एक्विजिशन ऑफ 4000 एकड़ का एक्विजिशन था उसमें, है ना। सेवरल विलेज कम्युनिटी को अफेक्ट किया। प्रपोजल ऑफ फेस स्ट्रॉन्ग अपोजिशन फ्रॉम लोकल रेजिडेंट्स हु एक्सप्रेस कंसर्न अबाउट एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, लॉस ऑफ लिवलीहुड एंड कल्चरल डिस्प्लेसमेंट। द रेजिस्टेंस मूवमेंट गेन्ड मोमेंटम and in 2013 POSCO decided to abandon the project due to escalating social and environmental cost। उनकी सोशल एनवायरमेंटल कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, इस कारण से उन्होंने ये हटा दिया। साउथ कोरियन कंपनी थी, पहले एक एडवर्टाइजमेंट भी आता था पोस्को का, स्टील बनाती है ना। आई थिंक अभी भी इसके स्टील्स चलते हैं, है ना। नर्मदा वैली डैम प्रोजेक्ट। कंस्ट्रक्शन ऑफ सीरीज ऑफ डैम ऑन नर्मदा रिवर्स इन सेंट्रल इंडिया हैज़ बीन द मोस्ट कंट्रोवर्शियल लैंड एक्विजिशन प्रोजेक्ट इन इंडिया। बहुत ज़्यादा मोस्ट बोल सकते हैं। सरदार सरोवर डैम लार्जेस्ट ऑफ दिस प्रोजेक्ट हैज़ डिप्लेस्ड 2 लाख पीपल को दूसरी जगह बसाया गया, है ना, पर्पस प्रोवाइडिंग इरीगेशन हाइड्रो पावर के लिए। क्रिटिक्स हैव रेज्ड कंसर्न अबाउट द एनवायरमेंटल इम्पैक्ट ऑफ द इनएडिक्वेट रिहेबिलिटेशन रीसेटलमेंट मेजर्स प्रोवाइड द डिस्प्लेस्ड कम्युनिटी। एक बार ज़मीन ले ली जाती है उसके बाद फिर बसाना करना बहुत ही ज़्यादा वो मुश्किल हो जाता है ना। तो ये चीज़ें हमें ध्यान रखनी पड़ती है। लैंड एक्विजिशन फॉर स्पेशल इकोनॉमिक जोन। अब आजकल इन गवर्नमेंट क्या कर रही है कि SEZ बना रही है ना, स्पेशल इकोनॉमिक जोन बसा रही है ना। इन 2000 इंडियन गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस स्पेशल इकोनॉमिक जोन प्रमोट इन्वेस्टमेंट द इकोनॉमिक ग्रोथ वर डेजिग्नेट एरिया विद रिलैक्स्ड रेगुलेशन एंड टैक्स इंसेंटिव्स टू अट्रैक्ट फॉरेन एंड डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट। हाउएवर द एक्विजिशन ऑफ लैंड फॉर SEZs ऑफन लेड टू डिस्प्लेसमेंट एंड लिवलीहुड लॉस फॉर लोकल कम्युनिटीज, है ना। The SEZ Act faced widespread criticism for lack of transparency and adequate safeguard for affected people। तो गवर्नमेंट क्या करती है, किसी भी एरिया को क्या कर सकती है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन घोषित कर सकती है, और वहाँ के लोगों को जो भी फेयर कंपनसेशन है वो प्रोवाइड करके वहाँ से हटने को मजबूर कर सकती है ना। कहीं ना कहीं इसमें ट्रांसपेरेंसी का अभाव है और सेफगार्ड लोगों के लिए नहीं है, तो कहीं ना कहीं इसमें क्रिटिसिज्म देखने को मिलता है। लैंड एक्विजिशन फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट इन मुंबई। मुंबई के लिए भी बहुत ज़्यादा परेशानी जो क्या नाम है, अपनी पिछली वाली जो गवर्नमेंट थी इसकी देवेंद्र फडणवीस वाली गवर्नमेंट थी, उन्होंने वो अलाउ कर दिया था, हाईवे बनाने के लिए प्रोजेक्ट था। लार्ज स्केल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट इंक्लूडिंग रोड कंस्ट्रक्शन, मेट्रो एक्सपांशन, एयरपोर्ट डेवलपमेंट। दिस प्रोजेक्ट ऑफन रिक्वायर लैंड एक्विजिशन विच वाज अफेक्टेड सेवरल स्लम कम्युनिटीज, marginalized group in the city, protestation, forced eviction and adequate compensation have become common in मुंबई। तो जनरली ये कॉमन हो चुका है कि लोगों को भगा दिया जाता है, फोर्सफुली उनको हटा दिया जाता है ना कहीं परेशानी का कारण उन्हें देखने को मिलता है। अर्बन डेवलपमेंट लॉ इन इंडिया। दोस्तों, आप अभी तक मेरा वीडियो देख रहे हैं और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ 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 इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।
Urban development in India is governed by the complex set of law, regulation and policies that address various aspects of planning, construction, land use and governance in urban areas. The legal framework of urban development involves both national and state level legislation. अर्बन डेवलपमेंट के क्या क्या लॉ हैं उसमें देखिए नेशनल भी लेजिस्लेशन आता है, स्टेट का भी लेजिस्लेशन आता है। दोनों अथॉरिटीज़ मिलके जो भी लैंड यूज़ है उसको डिसाइड करती है, जो भी लॉज हैं उनको डिसाइड करती है अर्बन डेवलपमेंट के लिए। तो आइए पढ़ते हैं पहला नेशनल लेवल लेजिस्लेशन, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ऑल्सो नोन एज पंचायती राज एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरियाज एक्ट। The amendment provide constitution status to urban local bodies including municipalities, municipal corporation. It outlines the power function of these bodies. तो ये कॉन्स्टिट्यूशन जो आपके नगर पालिका, नगर निगम और जो पंचायत है ये भी एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ये भी वहाँ पर जो है डिसीजन ले सकती है ना। तो ये बहुत ही ज़्यादा एक 74वां अमेंडमेंट 1992 ना, ये याद रखना है आपको। 74वां अमेंडमेंट 1992 में जो हुआ उसके तहत जो लोकल बॉडीज़ हैं उनको भी शक्तियां प्रोवाइड की गई। मेजर स्टेटस गवर्निंग अर्बन डेवलपमेंट इंडिया, सबसे पहला है टाउन एंड कंट्री प्लानिंग एक्ट। दिस स्टेट लेवल एक्ट प्रोवाइड प्राइमरी फ्रेमवर्क फॉर अर्बन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट इन इंडिया। दे एम्पावर स्टेट गवर्नमेंट टू एस्टेब्लिश प्लानिंग अथॉरिटीज, फॉर्मुलेट डेवलपमेंट प्लान एंड रेगुलेट लैंड यूज। तो हर जगह की जैसे नेशनल वाइज अगर हम बात करें तो TCPO टाउन एंड कंट्री प्लानिंग ऑर्गेनाइजेशन है, और स्टेट वाइज भी टाउन एंड कंट्री प्लानिंग जो एक्ट है उसके तहत गवर्नमेंट जो है प्लानिंग अथॉरिटीज डिसाइड करती है, डेवलपमेंट प्लान को डिसाइड करती है, उनको रेगुलेट करती है लैंड यूज़ को। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया 74 अमेंडमेंट में 1992 में क्या हुआ कि म्यूनसिपल गवर्नमेंट्स को इंक्लूड किया गया है ना, नगर पालिका नगर निगम को भी एक अथॉरिटी दी गई। नेक्स्ट आता है हाउसिंग एंड लैंड पॉलिसी 2011, ये याद रखिएगा, हाउसिंग एंड लैंड यूज पॉलिसी। द पॉलिसी प्रोवाइड गाइडलाइन फॉर सस्टेनेबल अर्बन डेवलपमेंट प्रमोटिंग अफोर्डेबल हाउसिंग, इफिशिएंट लैंड यूज एंड इनकल्सिव अर्बन ग्रोथ। तो हाउसिंग लैंड यूज पॉलिसी क्या करती है कि अर्बन डेवलपमेंट को बढ़ावा देती है, अफोर्डेबल हाउसिंग को बढ़ावा देती है, इफिशिएंट लैंड यूज को बढ़ावा देती है। नेक्स्ट है आपका नेशनल अर्बन डेवलपमेंट पॉलिसी 2011, ये भी ध्यान रखिएगा। दिस पॉलिसी आउटलाइन द गवर्नमेंट विजन फॉर सस्टेनेबल अर्बनाइजेशन इन इंडिया, एम्फेसाइज क्लाइमेट रेजिलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, स्मार्ट सिटी, इनकल्सिव अर्बन डेवलपमेंट। तो इसमें अर्बन डेवलपमेंट को इंक्लूड किया है इन्होंने, साथ ही क्लाइमेट रेजिलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने पर, स्मार्ट सिटी को बनाने पर जोर दिया गया है 2011 में। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट एक्ट 2016, ये भी ध्यान रखिएगा, रियल एस्टेट रेगुलेशन डेवलपमेंट एक्ट 2016। दिस एक्ट एम टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ होम बायर्स बाय रेगुलेटिंग द रियल एस्टेट सेक्टर एंड इंश्योरिंग ट्रांसपेरेंसी इन ट्रांजेक्शन। तो जो भी ट्रांसपेरेंसी है ट्रांजेक्शन में, उसको जो रियल एस्टेट बायर्स हैं, मतलब जनरली आप बोल सकते हो कि जो ज़मीन के सौदे होते हैं वहाँ पर कहीं ना कहीं ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। तो आजकल जैसे आपने एक नाम सुना होगा रेरा का, रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी है ना, रेरा, इसकी फुल फॉर्म भी राजस्थान के जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें पूछा गया था, तो ये ध्यान में रखना है आपको। नेक्स्ट है द अर्बन डेवलपमेंट प्लानिंग एंड डेवलपमेंट एक्ट 1970। दिस एक्ट प्रोवाइड द लीगल फ्रेमवर्क फॉर कंस्टिट्यूशन ऑफ टाउन प्लानिंग अथॉरिटीज, लैंड एंड प्रिपरेशन ऑफ डेवलपमेंट प्लान फॉर अर्बन एरियाज। इट एम्स टू रेगुलेट लैंड यूज एंड डेवलपमेंट इन अर्बन स्पेस। 1970 में एक एक्ट लागू हुआ जिसका काम था कि लैंड यूज को रेगुलेट किया जाए और अर्बन स्पेस में जो डेवलपमेंट है उसको रेगुलेट किया गया। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है। स्ट्रीट वेंडर एक्ट कब लागू हुआ? 2014 में। प्रोटेक्शन ऑफ लिवलीहुड एंड रेगुलेशन ऑफ स्ट्रीट वेंडिंग। जो भी लोग गलियों में दुकानें लगाते हैं, फुटपाथ पर दुकानें लगाते हैं, तो उनके लिए अलग है। द लीगलाइजेशन डिजाइन प्रोटेक्ट द राइट ऑफ स्ट्रीट वेंडर एंड रेगुलेट स्ट्रीट वेंडिंग एक्टिविटीज इन अर्बन एरियाज। इट इंश्योर द फॉर्मुलेटिंग स्कीम्स द रिलोकेशन ऑफ स्ट्रीट वेंडर एंड द क्रिएशन ऑफ वेंडिंग जोन्स। तो गवर्नमेंट क्या करती है, खुद ही कुछ वेंडिंग जोन्स क्रिएट करती है जहाँ पर सड़क पर या छोटे छोटे ठेलों के रूप में लोग अपनी आजीविका कमाते हैं, अपना सामान बेचते हैं, और उसके बदले में गवर्नमेंट जो है उनके एक नाम मात्र का टैक्स कुछ ना कुछ वो उनसे लेती है। तो उसको एक ऑथोराइज करने के लिए जो एक्ट आया उसका नाम है स्ट्रीट वेंडर एक्ट। ये आपसे पूछा जा सकता है ना एग्जाम में। स्टेट लेवल लेजिस्लेशन, अब स्टेट लेवल, ये थी नेशनल लेवल की, अब स्टेट लेवल की बात करते हैं। टाउन एंड कंट्री प्लानिंग एक्ट। स्टेट हैव देयर ओन टाउन एंड कंट्री प्लानिंग एक्ट दैट गवर्न्स द प्लानिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ अर्बन एंड पेरी अर्बन एरियाज। जो सिटी के पास का एरिया है और पेरी अर्बन जो सराउंडिंग का एरिया है उसको गवर्न करने के लिए हर एक स्टेट के कुछ अलग अलग लॉज हैं। कुछ उसमें मास्टर प्लान को प्रिपेयर करना, रेगुलेट लैंड यूज़ को रेगुलेट करना, है ना, डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करना, ये उसके अंदर आते हैं। कुछ एक्ट्स हैं, उसमें सबसे पहले आता है म्यूनसिपल एक्ट्स। ईच स्टेट हैज म्यूनसिपल लॉज दैट डिफाइन द पावर, फंक्शन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ म्यूनसिपल बॉडीज इंक्लूडिंग म्यूनसिपलिटीज, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन। दीज एक्ट कवर एरिया सच एज टैक्सेशन, पब्लिक हेल्थ, सैनिटेशन एंड अर्बन गवर्नेंस। तो हर एक राज्य की
जो म्यूनसिपलिटीज़ हैं उसके कुछ लॉ अलग होते हैं, वो कुछ पर्टिकुलर चीज़ों पर टैक्स ले सकती है, पब्लिक हेल्थ के लिए काम कर सकती है, सैनिटेशन पे काम कर सकती है, अर्बन गवर्नेंस पे काम कर सकती है। रेंट कंट्रोल एक्ट्स, कुछ जो स्टेट्स हैं वहाँ पर टीनेंसी को लेके, एविक्शन, लोगों को निकालने को लेके, रेंट कंट्रोल के मेजर्स के लिए रेंट कंट्रोल एक्ट है। जनरली अगर आप किसी घर में आई थिंक 12 ईयर्स है ना, 12 ईयर से ज़्यादा रह लेते हैं तो कहीं ना कहीं आप उस पर अगर आप चाहें तो एक मालिकाना हक, उससे पूरा पैसा दे के मालिकाना हक जता सकते हैं। मतलब उसकी जो मार्केट रेट है, जैसे मान लीजिए आप एक घर है, वो मेरा घर है और आप किराए पर रह रहे हैं लगभग 12 ईयर्स है ना, 12 साल से अगर आप उस घर में किराए पर रह रहे हैं तो आपके वहाँ पर सेंटीमेंट जुड़ जाता है, तो आप मुझे केस कर सकते हैं कि भैया ये मेरा घर है, यहाँ पर मेरा सेंटीमेंट जुड़ा हुआ है, मैं आपको पूरा पैसा देने को तैयार हूँ, आप मुझे ये घर दे दीजिए, है ना। ऐसा भी होता है। स्पेशल प्लानिंग अथॉरिटीज, सम स्टेट्स हैव एस्टेब्लिश स्पेशल प्लानिंग अथॉरिटीज एंड डेवलपमेंट अथॉरिटीज टू ओवरसी द प्लानिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ स्पेसिफिक रीजन और अर्बन प्रोजेक्ट्स। जो भी अर्बन प्रोजेक्ट्स हैं उनको ध्यान में रखते हुए डेवलपमेंट, है ना, कुछ स्पेशल प्लानिंग अथॉरिटीज़ की घोषणा की जा सकती है। डेवलपमेंट कंट्रोल रेगुलेशन, DCR are guidelines and regulation framed by municipal bodies और planning authorities to control and regulate the land use and development within their jurisdiction। जो भी उनके अधिकार क्षेत्र में आता है वहाँ पर वो लैंड यूज़ को कुछ बोल सकते हैं कि रेगुलेशंस लगा सकते हैं, है ना, जिसमें बिल्डिंग की हाइट हो गई, सेटबैक हो गया, लैंड यूज़ के क्लासिफिकेशन हो गए, परमिसिबल लैंड यूज़ चेंजेस हो गए। तो कई बार क्या होता है, जैसे हाइट जोनिंग हम बोलते हैं कि इस पर्टिकुलर जोन में से मान लीजिए यहाँ पर पास में कोई एरोप्लेन या एयरपोर्ट वाला एरिया है ना, ठीक है, एयरपोर्ट वाला एरिया है, तो वहाँ पर क्या होगा कि उसमें जो बिल्डिंग की हाइट है वो कुछ 18 मीटर 15 मीटर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, या 2 मंजिल 3 मंजिल से ज़्यादा नहीं होनी, तो वहाँ पर हम हाइट को रेस्ट करते हैं। अब उससे ऊपर मान लीजिए किसी ने बना दी तो उसकी बिल्डिंग को हम क्या कर देंगे, पंचर कर देंगे और वहाँ से उसको फोर्सफुली तोड़वा देंगे, है ना। तो इस टाइप से हम कुछ चीज़ें वहाँ पर ला सकते हैं। रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी, सबसे इंपॉर्टेंट रेरा, है ना, ये जो है 2016 में रेरा आई, और रेरा के आने के बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट जो काम हुआ, पहले क्या होता था, जो मल्टी स्टोरी जो होती है ना, अपने अपार्टमेंट जो बनते हैं, आपने देखा होगा आजकल जो मल्टी स्टोरी में कोई पैसा नहीं आता, कुछ पुरानी मूवीज़ भी बनी होती थी कि अपार्टमेंट बन रहे हैं, बिल्डर पैसा खा के भाग गया, तो रेरा आजकल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया, जो कि ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी को, जो होम बायर्स हैं उनके इंटरेस्ट को ध्यान में रखता है, बिल्डर से प्रॉपर डीलिंग करता है, उसको कोई भी प्रोजेक्ट बना रहा है तो उसका इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट करता है, और साथ ही श्योर करता है कि वो बिल्डर वो काम पूरा कर पाए या नहीं कर पाएगा, है ना। साथ ही पूरी डिटेल, उसकी एक एक डिटेल को वो चेक करता है, उसके बाद ही वो आगे बढ़ते हैं, ना। स्मार्ट सिटी मिशन, द स्मार्ट सिटी मिशन लॉन्च्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एम्स टू प्रमोट सस्टेनेबल एंड इंक्लूसिव डेवलपमेंट बाय डेवलपिंग स्मार्ट सिटीज। द मिशन इन्वॉल्व स्ट्रेटेजिक एंड इंटीग्रेटेड अप्रोच टू अर्बन प्लानिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एंड यूज ऑफ टेक्नोलॉजी। तो गवर्नमेंट ने कुछ स्मार्ट सिटी मिशन 2015 में लागू किया गया था, है ना। कब लागू किया था, एक बार आप देखना, 1 जुलाई को लागू किया था या 25 जुलाई को लागू किया था, ठीक है, दोनों में से एक डेट है। 2015 में स्मार्ट सिटी मिशन लागू हुआ था। किसने गवर्नमेंट किया, मोदी गवर्नमेंट ने लागू किया था। डेट आपसे पूछी जा सकती है। साथ ही इन्होंने क्या किया कि अब स्मार्ट सिटी का मतलब ऐसा नहीं कि दरवाजे कांच के लग जाएंगे, ऐसा नहीं। क्या होगा इसके अंदर, देखिए, सबसे पहले जो आपके खंभे के जो वायर होते हैं, बिजली के जो वायर होते हैं, वो सारे के सारे अंडरग्राउंड चले जाएंगे। गैस पाइपलाइन है वो अंडरग्राउंड चले जाएगी, सिलेंडर के माध्यम से गैस लाइन नहीं जाएगी। जो वहाँ का सीवरेज सिस्टम है वो बिल्कुल अंडरग्राउंड हो जाएगा प्रॉपर, है ना। साथ ही पानी की, उनकी खुद की पानी की व्यवस्था होगी, मतलब पानी का ट्रीटमेंट प्लांट वहाँ पर होगा। तो ऐसी कुछ बेसिक चीज़ें जिससे, और साथ ही वहाँ का जो रोड है उसका एक पर्टिकुलर लेवल क्वालिटी होगी। तो इंफ्रास्ट्रक्चर का और प्लानिंग का डेवलपमेंट सब स्मार्ट सिटी के अंदर आएगा, ठीक है। इन्वायरमेंटल लॉ, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट, वाई नॉट स्पेसिफिक टू अर्बन डेवलपमेंट, द EIA जो है कब आया था, ये 1986 में। एक क्रूशियल रोल होता है जो कि अर्बन डेवलपमेंट को बोल सकते हैं कि एनवायरमेंटल नॉर्म्स के अकॉर्डिंग मॉनिटर करता है ना। हर एक प्रोजेक्ट का जो है कुछ ना कुछ एनवायरनमेंट पे इम्पैक्ट आता है, तो एनवायरनमेंट पे इम्पैक्ट जो है वो हमें देखना होता है और उसी के बाद हम उस प्रोजेक्ट को अप्रूव करते हैं। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, आपको मैंने कई बार बताया कि सबसे बड़ा एग्जांपल होता है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का। क्या होता है, आपके जो नेशनल हाईवेज होते हैं ना, नेशनल हाईवेज, वहाँ पर आपने देखा होगा कि आप टोल देते हैं। तो गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट जो NHAI है ना, अब NHAI का मेजर काम क्या है, वो उसको लैंड एक्वायर करके देती है। क्या करके देती है, लैंड एक्वायर करके देती है। और लैंड एक्वायर करने के बाद जो इसमें फिर नेशनल हाईवे के कुछ ना कुछ प्राइवेट प्लेयर हैं, उस पर वो रोड डेवलप करेंगे और आने वाले 15 सालों तक, 20 सालों तक वो टोल वसूलेंगे जनता से। साथ ही उस टोल का कुछ परसेंटेज है वो गवर्नमेंट के पास भी जाएगा, है ना। तो इस टाइप से पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, उसकी भी कुछ गाइडलाइंस होनी चाहिए।
ऑर्गेनाइजेशन फॉर प्लान इंप्लीमेंटेशन। तो दोस्तों अभी तक आप मेरा वीडियो देख रहे हैं और आपने अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ 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 इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही अगर आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। आइए पढ़ते हैं ऑर्गेनाइजेशन फॉर प्लान इंप्लीमेंटेशन। दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ लेक्चर थोड़े से लंबे हो रहे हैं अपने, क्योंकि मुझे आपका सिलेबस जल्दी कराना है। आपका एग्जाम कभी भी हो सकता है, तो वो एग्जाम के बेस पर ही मैं आपका चाहता हूँ कि सिलेबस जल्दी से जल्दी हो जाए। ये अपना 15वां टॉपिक है, टोटल 32 टॉपिक हैं। 32 में से आप केवल अपने पास 16-17 टॉपिक ही बचेंगे, तो मैं ट्राई करूँगा कि आने वाले 16-17 दिनों में वो भी हो जाए, है ना। दीज ऑर्गेनाइजेशंस ऑपरेट डिफरेंट लेवल इंक्लूडिंग नेशनल, स्टेट, लोकल लेवल पे अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन से जो इसको बोल सकते हैं कि मॉनिटर करती है, इंप्लीमेंट करवाती है। आइए सबसे पहले कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है इन सब के नाम आपको याद रखने हैं। सबसे पहला आता है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्ट्री है, रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्प्लीमेंटिंग पॉलिसी एंड प्रोग्राम रिलेटेड टू अर्बन डेवलपमेंट, हाउसिंग एंड पॉवर्टी एलिविएशन। जो गरीबी उन्मूलन के लिए, लोगों को घर प्रोवाइड करने के लिए काम करता है, वो आता है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। ठीक है, कौन करता है? मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ अर्बन अफेयर्स NIUA, अपेक्स रिसर्च फॉर कैपेसिटी बिल्डिंग इंस्टीट्यूशन अंडर, ये इसी के अंदर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के अंदर ही आता है। ये क्या करता है? रिसर्च और टेक्निकल एक्सपर्टाइज प्रोवाइड करता है अर्बन डेवलपमेंट के जो इनिशिएटिव्स है, भले ही वो प्रधानमंत्री आवास योजना हो, है ना, ऐसे कुछ भी इनिशिएटिव्स है, राजीव गांधी आवास योजना हो, है ना, जो स्लम इम्प्रूवमेंट की योजना हो। अगला स्मार्ट सिटी मिशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा ये स्मार्ट सिटी मिशन में 100 स्मार्ट सिटी पूरे कंट्री में बनाई जा रही है। कुछ बन के तैयार भी हो गई है, जिनके अंदर स्पेशल पर्पस व्हीकल चलाए जाएंगे, है ना। सिटी लेवल के एक प्लान को एग्जीक्यूट किया जाएगा। स्टेट लेवल की बात करूं तो स्टेट अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं। ईच है अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर इंप्लीमेंटिंग अर्बन डेवलपमेंट पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स एट स्टेट लेवल। द डिपार्टमेंट टिपिकली ओवरसीज म्यूनिसिपली कॉर्पोरेशन, म्यूनिसिपलिटीज एंड अर्बन लोकल बॉडीज। तो हर एक स्टेट में नगर निगम, नगर पालिका, अर्बन लोकल बॉडीज, पंचायत बॉडी होती है ना। साथ ही स्टेट के कुछ प्लानिंग बॉर्डर होते हैं जिसकी हम तैयारी कर रहे हैं, जिसके अंदर हम काम करने वाले हैं, है ना, जो डेवलपमेंट प्लान को स्टेट लेवल पे वो इम्प्लीमेंट करवाते हैं। लोकल लेवल पे म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन, नगर पालिका, नगर निगम होती है ना, डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल होती है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डेवलपमेंट प्लान। जो भी डेवलपमेंट प्लान उस सिटी के लिए, उस एरिया के लिए दिया गया है, तो उसका इम्प्लीमेंटेशन कौन करवाता है? नगर पालिका या नगर निगम, नगर परिषद, है ना, ये तीनों करवाती है। दे आर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोविजन फॉर सर्विस एंड ओवरऑल गवर्नेंस ऑफ द अर्बन एरिया। तो ओवरऑल गवर्नेंस ऑफ अर्बन एरिया के लिए वो रिस्पॉन्सिबल होती है। स्पेशल पर्पस व्हीकल, है ना, सिटी लेवल पे स्पेशल पर्पस व्हीकल जो है क्रिएट किए गए हैं, दिस एज वेरी इन कोऑर्डिनेशन विद दी मतलब एक तरह से बोल सकते हैं कि जैसे स्मार्ट सिटी मिशन, अब स्मार्ट सिटी मिशन में एक अलग से नगर निगम के साथ ही एक और अलग से स्मार्ट सिटी का ऑफिस बना दिया गया है ना। कुछ वर्कर यहीं के और कुछ नए लोग जो मिलकर उसमें काम करेंगे, तो वो किसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए अलग अलग स्टेक होल्डर्स के कोऑर्डिनेशन को देखते हैं। ठीक है, अदर ऑर्गेनाइजेशन उसमें आती है आपकी डेवलपमेंट अथॉरिटीज़, है ना। डेवलपमेंट अथॉरिटीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्लानिंग एंड डेवलपिंग स्पेसिफिक रीजन एंड सेक्टर विद इन ए सिटी और स्टेट। दे प्ले की रोल इन लैंड यूजिंग प्लानिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में काम आती है। अर्बन डेवलपमेंट की कुछ कॉर्पोरेशन होती है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, हाउसिंग प्रोजेक्ट और अर्बन इनिशिएटिव्स में ये लोग अपने इनपुट देते हैं और हेल्प करते हैं। जिसमें आता है पहला आपका हाउसिंग बोर्ड। हाउसिंग बोर्ड एक अपने आप में एक अलग डिपार्टमेंट है ना। हाउसिंग बोर्ड में आपको बताया कि हाउसिंग बोर्ड की भी अपने यहाँ पर वैकेंसी निकलती है। स्टेट का हाउसिंग बोर्ड होता है जो कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी के लिए हाउसिंग प्रोजेक्ट लेके आता है। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप होती है, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट एंड मैनेजमेंट पार्टनरशिप टू एग्जीक्यूशन दी प्रोजेक्ट। जो भी प्रोजेक्ट हैं, भले ही वो फ्लाईओवर बनाना हो, मेगा हाईवे बनाना हो, उसके लिए प्राइवेट पार्टनरशिप को हम लोग लाते हैं। मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग कम्युनिटीज़ होती है। MPC आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इंटीग्रेटेड प्लानिंग कोऑर्डिनेशन अमंग लोकल अथॉरिटीज एंड डेवलपमेंट ऑफ मेट्रोपॉलिटन रीजन। लोकल डेवलपमेंट अथॉरिटीज होती है। लोकल डेवलपमेंट अथॉरिटीज आर एस्टेब्लिश फॉर स्पेसिफिक रीजन और सेक्टर विद इन ए सिटी। दे कंट्रीब्यूट टू द प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। जो भी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट हैं उनके प्लानिंग और इम्प्लीमेंटेशन के लिए वो जिम्मेदार होती है कौन? लोकल डेवलपमेंट अथॉरिटीज़। साथ ही कुछ NGO भी काम करते हैं इसके अंदर, है ना। नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, इनका रोल क्या होता है? NGO सिविल सोसाइटी ग्रुप ऑफन प्ले ए क्रूशियल रोल एडवोकेटिंग फॉर सस्टेनेबल एंड इंक्लूसिव अर्बन डेवलपमेंट। दे कैन कंट्रीब्यूट टू कम्युनिटी इंगेजमेंट, अवेयरनेस एंड सोशल इम्पैक्ट इनिशिएटिव्स। तो ये क्या कर सकते हैं कि जो कम्युनिटी रह रही है उन्हें नए लॉज, जो भी चीज़ें हैं उनके बारे में अवगत कराया जाए।
सोशल इम्पैक्ट क्या आएगा किसी प्रोजेक्ट का, उसके बारे में गवर्नमेंट को अवगत कराए। तो कहीं ना कहीं एक कोलैबोरेशन का काम करते हैं गवर्नमेंट ऑफ लोगों के बीच में। दी ऑर्गेनाइजेशन वर्क कोलैबोरेटिवली इंश्योर इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन ऑफ अर्बन डेवलपमेंट प्लान पॉलिसी एंड प्रोग्राम। दी कोऑर्डिनेशन अमंग नेशनल स्टेट लोकल लेवल्स इसेंशियल फॉर अचीविंग होलिस्टिक एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन इंडिया। तो अगर आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना चाहते हैं तो स्टेट के बीच में, लोकल लेवल पे, नेशनल लेवल पे, हर जगह पर, और जो वहाँ पर कम्युनिटीज़ रह रही है उनके बीच में कोऑर्डिनेशन की प्रॉपर आवश्यकता, और कहीं ना कहीं जो एनजीओज हैं उसके अंदर हेल्प करते हैं। रेंट कंट्रोल लॉज। दोस्तों अभी तक आप मेरा वीडियो देख रहे हैं और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये बहुत ही गलत बात है। प्लीज़ 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 दोस्तों सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है आप लोगों के लिए। 1 घंटे से मतलब लगभग मुझे नहीं पता कितना टाइम हो गया और मैं बिना पानी पिए आपको पढ़ा रहा हूँ, तो प्लीज़ आप लोग थोड़ा सा एक सब्सक्राइब कर सकते हैं। रेंट कंट्रोल लॉज आर डिजाइन टू रेगुलेट द रेंटल हाउसिंग मार्केट इंश्योरिंग फेयर एंड रिजनेबल रेंटल एग्रीमेंट बिटवीन लैंडलॉर्ड एंड टेनेंट। जो किराएदार है और मकान मालिक के बीच में एक फेयर एग्रीमेंट होना चाहिए, है ना। दीज लॉ टिपिकल कवर एस्पेक्ट सच एज रेंट सीलिंग, कि इतने ज़्यादा रेंट नहीं बढ़ेगा, निकालने में एविक्शन प्रोसेस, टेनेंट के जो राइट हैं वो, है ना। अब कई बार क्या होता है, जैसे मान लीजिए मेरा घर है, मान लीजिए, है ना। अब मेरे घर के नीचे मैंने शॉप्स भी निकाल रखी है 2-3। अब मैं देख रहा हूँ कि यार एक व्यक्ति ने कोई आके मिठाई की शॉप खोली और वो मिठाई की शॉप बहुत ज़्यादा चलने लग गई, है ना। उसने पूरा अपना बेस बना लिया। अब मैं कहूँगा कि भैया निकल जा, तो कहीं ना कहीं उसको नुकसान झेलना पड़ेगा, है ना। तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं परेशानी का कारण बन सकती है। तो अब उसके भी कुछ लोग होते हैं, तो वो कहीं ना कहीं एग्रीमेंट करके रखेगा कि मैं 11 साल का एग्रीमेंट है, 11 साल 11 महीने का एग्रीमेंट है, तो इस टाइप से वो 12 साल से ज़्यादा का एग्रीमेंट जनरली नहीं किया जाता है ना, ठीक है। रेंट सीलिंग। रेंट कंट्रोल लॉ ऑफन सेट लिमिट्स ऑन द अमाउंट ऑफ लैंडलॉर्ड कैन चार्ज फॉर रेंट। दिस लिमिट में डिटरमाइंड बाय द फैक्टर्स सच एज प्रॉपर्टी, लोकेशन, साइज एंड एमिनिटीज। तो जो प्रॉपर्टी वो दे रहा है उसकी क्या साइज है, क्या एमिनिटीज है, वहाँ पर उसके बेस पर हम एक पर्टिकुलर अमाउंट सेट कर देते हैं कि इससे ज़्यादा उसका रेंट नहीं होगा। रेंट कंट्रोल लॉ में इम्पोज रेस्ट्रिक्शन लैंडलॉर्ड एबिलिटी टू एविक्ट टेनेंट्स ग्राउंड फॉर एविक्शन आर यूजुअली फेयर एंड ड्यू प्रोसेस मस्ट बी फॉलोड। तो मतलब अगर मान लीजिए मुझे किसी भी टेनेंट को खाली करवाना, तो ऐसा नहीं कि मैं जाऊंगा कि भाई कल खाली कर देना, है ना। ऐसा नहीं होना चाहिए। वहाँ पर क्या होना चाहिए कि उसको 1 महीने का, 3 महीने का आप उसको टाइम दें घर ढूंढने के लिए, चीज़ों के लिए, है ना। उसको प्रॉपर आप 2-3 बार उसको बताएं कि भैया मुझे इस कारण से ज़रूरत है, तो वो एक प्रोसीजर फॉलो करना पड़ता है। टेनेंट प्रोटेक्शन। जो भी किराएदार हैं उनके, है ना, फ्रॉम अनफेयर प्रैक्टिसेस, हैरेसमेंट, आर्बिट्री इविक्शन। टेनेंट्स हैव राइट टू रिलेटेड हैबिटेबिलिटी, रिपेयर एंड प्राइवेसी। तो जो घर के अंदर रिपेयर करवाना है, खुद की प्राइवेसी है, खुद के रहने योग्य जगह है, उसके लिए खुद के कुछ राइट्स होते हैं जो किराएदार है उसके। गवर्नमेंट ओवरसाइट। रेंट कंट्रोल ऑर्डिनेंस आर यूजुअली इन्फोर्स्ड बाय गवर्नमेंट एजेंसीज रिस्पॉन्सिबल फॉर ओवरसीइंग हाउस मैटर्स। दीज एजेंसी में मेडिटेट डिस्प्यूट्स, मॉनिटर रेंट लेवल्स एंड इंश्योर कंप्लायंस विद रेगुलेशंस। तो कुछ रेगुलेशंस के साथ जो कंप्लायंस है उनको वो देखती है, गवर्नमेंट भी उसको मॉनिटर करती है। एनवायरमेंटल लॉ। दोस्तों आप अभी तक मेरा वीडियो देख रहे हैं और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, ये बहुत ज़्यादा गलत बात है। दोस्तों प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर दीजिए। इतने बड़े बड़े टॉपिक मैं आपको एक ही लेक्चर में कवर करवा रहा हूँ और ये आपके रिटन एग्जामिनेशन भी होने वाला है, तो इस चीज़ का आप स्पेशली ध्यान रखें। Environmental law in India is a broad and complex body of law encompasses a wide range of statutes, regulation, guidelines aimed to protecting the environment and promoting sustainable development. It covers a wide range of issues including air, water pollution, solid waste management, hazardous waste management, noise pollution, forest conservation. तो environmental law एक बहुत ही बड़ा है क्योंकि सिटी के डेवलपमेंट में, अर्बन डेवलपमेंट में काम आता है। इसके अंदर बहुत सारे इश्यूज आते हैं, जिसके अंदर एयर पोल्यूशन हो गया, वाटर पोल्यूशन हो गया, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट हो गया, हजार्डस वेस्ट का मैनेजमेंट हो गया, नॉइज पोल्यूशन हो गया, फॉरेस्ट कंजर्वेशन हो गया, सारे के सारे एनवायरमेंटल लॉ के अंदर आते हैं। द डेवलपमेंट ऑफ एनवायरमेंटल लॉ इन इंडिया हैज़ बीन ड्रिवन बाय अ नंबर ऑफ फैक्टर्स including a growing recognition of environmental impact of industrial development and increasing the public awareness of environmental problems and the international commitment to sustainable development. ठीक है, तो नंबर ऑफ फैक्टर्स इसमें काम करते हैं जो कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को अफेक्ट कर सकते हैं, एनवायरमेंटल प्रॉब्लम को पब्लिक की अवेयरनेस बढ़ा सकते हैं एनवायरमेंटल प्रॉब्लम से रिलेटेड, है ना, और सस्टेनेबल डेवलपमेंट को बढ़ावा दे सकते हैं और इंटरनेशनल कमिटमेंट जो हमने सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए की हुई है उसे पूरा कर सकते हैं। आइए जानते हैं क्या क्या की ऑब्जेक्टिव्स हैं। की ऑब्जेक्टिव्स इन एनवायरमेंटल लॉ इन इंडिया। पहला है टू प्रोटेक्ट द एनवायरमेंट फ्रॉम पॉल्यूशन एंड डिग्रेडेशन।
पोल्यूशन प्रदूषित होने से और ख़त्म होने से, डिग्रेड होने से उसको बचाना है। नेचुरल रिसोर्सेज को कंजर्व करना है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्रमोट करना है, पब्लिक हेल्थ सेफ्टी को इंश्योर करना है, एनवायरमेंटल जस्टिस को बढ़ावा देना है। ये पॉइंट हैं, ये आपको लिख के आने पड़ेंगे। आपके मेन एग्जाम जो कि रिटर्न होने वाला है वहाँ पर ऐसे ही पॉइंट आपको लिखने पड़ेंगे। मेजर स्टेट्यूस गवर्निंग एनवायरमेंटल लॉ, तो सबसे पहला है एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986। दोस्तों आपको ये याद करना पड़ेगा, रटना पड़ेगा, सन आपको याद रखना पड़ेगा कि एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट कब आया, 1986 में। दिस इज अम्ब्रेला रजिस्ट्रेशन एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट इन इंडिया। इट प्रोवाइड द एस्टेब्लिशन ऑफ द सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, CPCB, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड भी जो है, या RPS जो स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, RPCB या आपकी UPCB होगा, वो भी इसके लिए वैकेंसीज निकालती है अलग अलग, है ना। तो रिस्पॉन्सिबल होते हैं जो भी पोल्यूशन से रिलेटेड जो लॉ हैं उसको, एनवायरमेंटल लॉ है उनको एनफोर्स करवाने के लिए। वाटर प्रिवेंशन कंट्रोल एक्ट 1974 के लिए aims to prevent control of water pollution. It establishes standards for discharge of pollutant into water bodies and empowers the CPCB and SPCB to monitor and enforce these standards। तो ऐसा नहीं है कि आपकी फैक्ट्री में कुछ काम हो रहा है और आप सीधा का सीधा जो है आप उसके अंदर से जो पानी है सीधा का सीधा आप नदी जो आपकी रिवर है उसके अंदर छोड़ देंगे। तो उससे पहले आपको पानी को ट्रीट करना पड़ेगा। आप एक पर्टिकुलर लेवल से गंदा पानी जो है नदी के अंदर नहीं छोड़ सकते हैं। अगला है एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल पोल्यूशन एक्ट 1981। ये ध्यान रखिएगा 1981 में एयर प्रिवेंशन एक्ट है ना। प्रिवेंट द कंट्रोल ऑफ एयर पोल्यूशन, इट एस्टेब्लिश स्टैंडर्ड फॉर एमिशन ऑफ पोल्यूटेंट इनटू एयर एंड एम्पावर्स द CPCB एंड SPCB टू मॉनिटर एंड एनफोर्स दीज स्टैंडर्ड्स। जो भी फैक्ट्री होती है उनकी चिमनी से जो धुआं निकलता है ना, उसके ऊपर की कितना अमाउंट वो कितनी देर अपनी फैक्ट्री चालू कर सकते हैं, कितना पोल्यूशन तक उसको एनफोर्सफुली मतलब फोर्सफुली उसको करवाना, ये किसका काम है, एयर एक्ट के अंदर आता है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, ये भी ध्यान रखना है। दिस एक्ट एम्स टू प्रोटेक्ट वाइल्ड लाइफ एंड इट्स हैबिटेट्स, जो जंगली जीव हैं और उसके जो जीवन है उसको प्रोटेक्ट करना। इसके अंदर जो है किसी भी जंतु जीव को हंट करना, किल करना, ट्रेड करना, है ना। नेटवर्क सेंचुरीज ऑफ नेशनल पार्क्स का एक नेटवर्क बनाया गया है और हंट करना, किल करना, ट्रेड करना उसके अंदर प्रोहिबिटेड है और इसके लिए आपको सजा भी हो सकती है। चैलेंजेस इन इम्प्लीमेंटिंग एनवायरमेंटल इन लॉ, जो एनवायरमेंटल लॉज हैं आज भी हंटिंग हो रही है, आप देखते हैं ट्रेडिंग हो रही है जानवरों की, उसके लिए क्या क्या परेशानियों के हैं तो चैलेंजेस हैं। पहला सबसे इंपॉर्टेंट लेक ऑफ पॉलिटिकल विल, है ना। तो पॉलिटिकल विल जो है जो इफेक्टिवली कहीं ना कहीं खदानों को लेके, है ना, और लॉज कैन बी कॉस्टली एंड अनपॉपुलर होते हैं एनवायरमेंटल लॉ। इट कैन लीड टू जॉब लॉसेज एंड इकोनॉमिक हार्डशिप। तो कहीं ना कहीं अगर हम इन्वायरमेंटल जो इम्पैक्ट है उसको फोर्सफुली लागू करवाएंगे तो कहीं ना कहीं वहाँ पर हमें नुकसान हो सकता है, लोगों की जॉब जा सकती है, इकोनॉमिक जो वहाँ पर इकोनॉमिक है उसको कहीं ना कहीं परेशानी देखने को मिल सकती है। करप्शन इज ए मेजर प्रॉब्लम इन इंडिया एंड इट आल्सो ए प्रॉब्लम इन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एनवायरमेंटल लॉज। करप्ट ऑफिशियल में भी विलिंग ओवरलुक वॉल्यूशन ऑफ एनवायरमेंटल लॉज इन एक्सचेंज ऑफ ब्राइब्स। तो कुछ रिश्वत के चक्कर में जो एनवायरमेंटल जो लॉज हैं उनको वो वॉयलेट करवा देते हैं, परेशानी करवा देते हैं। इसमें सरकार भी होती है, कुछ ऑफिसर्स भी होते हैं। लेक ऑफ कैपेसिटी, देयर इज अ लेक ऑफ कैपेसिटी ऑफ द स्टेट एंड लोकल लेवल टू इम्प्लीमेंट एनवायरमेंटल लॉ इफेक्टिवली। हर एक प्रोजेक्ट का EIA करवाना, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट करवाना, है ना, ये कहीं ना कहीं परेशानी का कारण बन सकता है। दिस इज ड्यू टू लेक ऑफ ट्रेंड पर्सनल इक्विपमेंट और रिसोर्सेज। लोगों के पास रिसोर्सेज नहीं है, प्रॉपर गवर्नमेंट ऑफिशियल नहीं है ना, तो वो हर एक जो प्रोजेक्ट है उसका एनवायरमेंटल इम्पैक्ट नहीं करवा सकते हैं। तो एक तरह से हम बोल सकते हैं कि लेक ऑफ कैपेसिटी। पब्लिक अपैथी, देयर इज अ लेक ऑफ पब्लिक अवेयरनेस एंड अपैथी अबाउट एनवायरमेंटल इश्यूज। दिस कैन मेक डिफिकल्ट टू मोबिलाइज पब्लिक सपोर्ट एंड इन्फोर्समेंट ऑफ एनवायरमेंटल लॉ। अब पेड़ काटने से क्या होगा, लोगों को बहुत ज़्यादा पता पड़ता नहीं है ना। अब लोगों के अंदर अगर अवेयरनेस होगी तो कहीं ना कहीं वो जो है पेड़ कटने से बचाएंगे, इस टाइप के जो लॉज हैं उनके ऊपर वो इफेक्टिवली काम करेंगे। राजस्थान में एक जोधपुर में एक आंदोलन हुआ था बिश्नोई समाज का, है ना। तो इस टाइप की कुछ अवेयरनेस चीज़ें हैं लोगों को पता होनी चाहिए। डिस्पाइट दिस चैलेंजेस, दोस्तों आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया और अभी तक आप मेरा वीडियो देख रहे हैं, 1 घंटे के आसपास हो चुका होगा, है ना। तो सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हैविंग सम सिग्निफिकेंट इम्प्लीमेंटिंग एनवायरमेंटल लॉ इन इंडिया, फॉर एग्जांपल इंडिया हैज़ मेड सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस इन reducing air pollution major cities. India has also made significant protecting its forest. तो जंगलों को बचाने में और एयर पोल्यूशन में इंडिया ने बहुत अच्छा काम किया है। एनवायरमेंटल लॉ इन इंडिया इज कॉम्प्लेक्स एवर इवॉल्विंग बॉडी of law. It is essential for protecting the environmental law, promoting sustainable development. However, there are a number of challenges implementing in environmental laws. जो environmental law हैं उनको implement करने में अभी भी कुछ challenges आ रहे हैं, इनको एड्रेस करना चाहिए और सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्रमोट करना चाहिए।
Understanding the adhering the planning legislation is crucial for town planner, developer and policy maker. The general public compliance and these law help create well organized, sustainable and resilient community while safeguarding these interest of residents of the environment and the environment, है ना। तो जो लोग रह रहे हैं उनके लिए जो पॉलिसी बनाई गई है, जो कानून बनाए गए हैं, जो लेजिस्लेशन बनाए गए हैं, उनको वेल ऑर्गेनाइज तरीके से, सस्टेनेबल तरीके से कम्युनिटीज़ के वेलबींग के लिए हमें यूज़ करना है। आई होप आप सबको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। दोस्तों, अगर आपने अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ 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 आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। साथ ही अगर आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।